जय हिंद दोस्तों। विषय संविधान है, भारतीय संविधान, भारतीय शासन व्यवस्था। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्योंकि सबसे कम समय में मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपके पास परीक्षाओं से संबंधित तथ्यों को पहुंचाया जाए। तो जटिल विषय को भी सबसे सरल बनाने का मेरा लगातार प्रयास रहेगा और आपको महसूस होगा कि आप तथ्यों को न केवल समझ पा रहे हैं बल्कि याद भी कर पा रहे हैं। संविधान, भारतीय संविधान के संदर्भ में 2 या 3 लाइन बोलना आवश्यक है। आप जानते हैं कि किसी भी देश की लिखित जो दस्तावेज होती है या अलिखित दस्तावेज जिसके आधार पर देश संचालित होता है उसे आप संविधान कहते हैं। आपने सुन रखा है कि भारत की लिखित संविधान है तो इंग्लैंड में अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान के बावजूद भी अगर इंग्लैंड में सारी व्यवस्थाएं समुचित और संतुलित रूप से संचालित होती आ रही है तो इसके पीछे परंपराओं का पूर्णतः स्थापित होना माना जाना चाहिए। अब आप सोचो कि अलिखित संविधान होने के बावजूद भी अगर इंग्लैंड में समुचित रूप से व्यवस्थाएं संचालित हो रही है तो जिस प्रकार से हमें अपने अभिभावकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए किसी किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हम अपने गुरुजनों को देखते ही आदर की भावना से भर जाते हैं। ये हमारी परंपराएं हैं, हमारा ट्रेडिशन है। उसी प्रकार की परंपराएं इंग्लैंड में है और वहां अलिखित दस्तावेज के माध्यम से भी सरकारें संचालित होती है और व्यवस्थाएं संचालित होती है। भारत की बात करेंगे। भारत में संविधान, आप विभिन्न विषयों में जब जाते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आप मेंस के पेपर को देखो या प्री के पेपर को देखो, आपको इसमें तथ्यों से संबंधित, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से संबंधित आपको कई प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होते हैं आप जानते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होती है, दूसरी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होती है। और मेरा प्रयास रहेगा कि हम एक साथ आपको फैक्ट के साथ साथ उसका एनालिटिकल अप्रोच के साथ बतलाते चले जाए, जिसके कारण आपको 2 जगह पढ़ने का प्रयास ना करना पड़े और आप एक ही जगह समुचित ज्ञान को हासिल कर पाए। संविधान, आप सबसे पहले ये जान जाओ कि जब हम संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो भारत की संविधान जो कि पूर्णतः 26 जनवरी 1949 ईस्वी को लिख दी गई थी और 2 महीने के इंतजार के बाद अंततः उसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। आप इसलिए संविधान दिवस भी हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही आयोजित किया जाता है। संविधान जब 26 जनवरी 1949 ईस्वी को लिख करके तैयार हो गई तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि 22 भाग और अनुच्छेदों की संख्या जो थी वो आप जानोगे कि अनुच्छेदों की संख्या 395 और अनुसूचियों की संख्या 8 थी। आप जानते हैं कि वर्तमान में भाग की संख्या 22 है, लेकिन उसको भाग ए करके, जैसे कि आपने देखा होगा कि भाग 9 के साथ भाग 9 ए भी है। आप जानते हैं भाग 14 के साथ भाग 14 क्लोज ए भी है। तो इस प्रकार से भागों की संख्या बढ़कर के आप 25 देखोगे। अनुच्छेदों की संख्या 395 मूल रूप से, लेकिन आपको ये मालूम है कि आज 450 से भी ज्यादा अनुच्छेदों की संख्या बतलाई जाती है। आप सोचोगे कि मूल संविधान में अगर अनुच्छेदों की संख्या 395 है तो फिर अमूमन हम लोग इसकी संख्या 450 क्यों बोलते हैं? तो इसके पीछे यही कारण है कि जो अनुच्छेद हैं मूल रूप से वो 395 रहने के बावजूद भी उसमें क्लोजेस की संख्या बढ़ती चली गई और अनुच्छेदों की संख्या भी हम लोगों ने बढ़ी हुई बतलाना शुरू कर दिया। आप जानते हो अनुच्छेद 51, अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 51
में आपने देखा है कि मूल अधिकार की बात हो रही है, लेकिन अनुच्छेद 51 क्लोज ए, उसमें हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? तो मूल कर्तव्य की। तो अनुच्छेद 51 को एक गिन रहे हैं और अनुच्छेद 51 ए को एक और अनुच्छेद गिन रहे हैं। तो इस प्रकार से अनुच्छेदों की संख्या मूल रूप से 395 रहने के बावजूद 450 से ज्यादा बतलाई जाती है, लेकिन मूल संविधान और मूल अनुच्छेदों की संख्या 395 ही बोलेंगे। अनुसूचियों की संख्या 8 रहने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन में कई संशोधन हुए अभी तक। आपको मालूम है कि तक एट प्रेजेंट 127 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव आते हैं और उसमें 105 संशोधन पूर्णतः लागू हो जाते हैं। तो जब संशोधन होती है तो उसी संशोधन के अंतर्गत अनुसूचियों की संख्या भी बढ़ाई जाती है और 8 की जगह पे आज 12 हो गई है। तो हम लोग सबसे पहले देखने की कोशिश करें संविधान को सरल बनाने के लिए कि ये भाग जो है वे कौन कौन से भाग हैं और उन भागों में तथ्य क्या क्या लिखी गई है। सोचो आप, ये कुछ महत्वपूर्ण भागों की चर्चा करेंगे हम। याद रख पाओगे तो आपके परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। भाग 1, आप जानते हैं कि भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। किस चीज का उल्लेख किया गया है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र। और भाग 1 के लिए अनुच्छेद 1 से 4 तक आप समझ पाओगे कि 1 से 4 तक में विभिन्न तथ्यों का उल्लेख की गई है कि संघ क्या होती है, संघ के अंतर्गत आने वाले राज्य के पास क्या उपलब्धियां, क्या अधिकार है। आप देखोगे कि किस प्रकार से नए राज्य का गठन होता है, पुराने राज्यों का नामकरण या बदलाव, सीमा में परिवर्तन, इन चीजों का उल्लेख आप देख पाओगे भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। भाग 2 पहले से आपको याद है, हम क्यों उल्लेख कर रहे हैं? ये है नागरिकता, सिटीजनशिप की बात की जा रही है। भाग में एकल नागरिकता की बात होती है और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में आप नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख देखेंगे और हम लोग आपको याद भी करवाएंगे थोड़ी देर के बाद। भाग 3 ये आपके फंडामेंटल अधिकार की बात करता है, मूल अधिकार जिसको आप कहते हैं, मौलिक अधिकार भी इसको आप कह सकते हैं। और इसके संबंध में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में प्रावधान देखे जाएंगे। क्या है मूल अधिकार, इस पे बात होगी। भाग 3, भाग 4 याद होगा आपको कि भाग 4 में हम लोग राज्य की नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसको आप लोग डीपीएसपी भी कहते हैं और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह है 36 से 51 तक। भाग 4 याद रखोगे आप कि भाग 4 के बाद भाग 4 क्लोज का आप इसमें किस चीज को जानते हो? तो जानते हो आप मूल कर्तव्य के बारे में। पूर्व में मूल कर्तव्यों की संख्या मात्र 10 थी, लेकिन संविधान में संशोधन करके 86वें संविधान संशोधन के उपरांत 2002 में जो संशोधन होता है उस संशोधन के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की संख्या आज अनुच्छेद 51 क्लोज क्लॉज के अंतर्गत 11 बतलाई जाती है। वर्तमान में एट प्रेजेंट मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। तो इसको एक बार थोड़ा ध्यान से देखो। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख करेगा अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में। भाग 2 नागरिकता संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधानों को आप तक रखने की कोशिश की जाएगी। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को देश में पूर्व से रहने वाले 5 वर्ष पूर्व से रहने वाले समस्त लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। किस अनुच्छेद के अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर कोई भारतवंशी
किसी विदेशी नागरिकता को स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो आप कहते हो अनुच्छेद 9। तो हम लोग अक्सर सिटीजनशिप से, क्योंकि देश में सिंगल सिटीजनशिप की बात की जाती है, हम लोग वहां से महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। बाद में चैप्टर को हम लोग एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तत्काल याद रखिए, भाग 3 में मूल अधिकार की बात की जाती, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद 12 में स्टेट की बात होती है, राज्य की बात होती है। राज्य के अंतर्गत आप भारत की राज्य के अंतर्गत वे सभी ऑर्गेनाइजेशन देश के अंदर जो कानून का नियामक होता है, कानून बना पाता है, उसको हम लोग राज्य के परिभाषा के अंतर्गत देख पाते हैं। तो वहां से शुरू करेंगे और अनुच्छेद 35 तक हम लोग देख पाएंगे मूल अधिकार के अंदर। तो मूल अधिकार में ही आप लोगों ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार की भी चर्चा देखी होगी, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार प्रेक्षा की बात की जाएगी। वो 5 प्रकार के विशेष रीट होते हैं, जिस रीट को जारी करके भारतीयों के अधिकारों को संरक्षण देने की कोशिश न्यायालय के द्वारा की जाती है। तो हम लोग मूल अधिकार का जब विस्तृत अध्ययन करेंगे तो वहां भी देख पाएंगे। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे आपने क्या कहा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्यों से उम्मीद की जाती है कि वो कुछ व्यवस्थाओं को इस प्रकार से निरूपित करे कि राज्य सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कल्याणकारी राज्य के रूप में परिणत हो पाए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय जब बात की जाती है तो न्यायालय संरक्षण नहीं देता है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यही मूलभूत अंतर है, जिसको आप समझ पाओगे। मूल कर्तव्य, ये अक्सर हम लोगों ने अपने यहाँ अधिकारों की चर्चा तो करते हैं, अधिकारों की प्राप्ति का हर संभव प्रयास भी करते हैं, लेकिन कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं। तो कर्तव्यों की अवहेलना करने के बजाय कर्तव्यों को समझना और उसको अपने जीवन में, कार्य क्षेत्र में लाने की हर संभव प्रयास होनी चाहिए। ये भाग 5 आप समझ पाओगे अब क्या है। तो भाग 4 तक में मूल कर्तव्य। भाग 5 याद रखिएगा, हम आपसे सीधे सीधे पूछेंगे कि भाग 5 में किस चीज का उल्लेख है, या हम आपसे पूछ सकते हैं कि संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। तब आप ऑप्शन 5 देखते ही उसको सही करेंगे, क्योंकि भाग 5 में संघ की बात की जा रही है। संघ यानी संघीय व्यवस्था की बात करेंगे कि केंद्र किस प्रकार से विभिन्न कार्यों को संपादित करती है, कार्यपालिका किस प्रकार से काम करता है, संघीय कार्यपालिका, संघीय न्यायपालिका, संघीय विधायिका किस प्रकार से काम करती है। इन सभी चीजों का उल्लेख जो है भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 151 तक में मिलता है। भाग 5 संघीय व्यवस्था किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक में। अब राष्ट्रपति ही एक ऐसी पद है, कहते हैं कि कार्यपालिका के वो प्रधान होते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि उनके संदर्भ में ही महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये महाभियोग क्या होते हैं, शपथ किस प्रकार से लेते हैं, वो कलेक्टोरल जो कॉलेज होता है जिसको निर्वाचक मंडल कहते हैं, तो निर्वाचक मंडल किस प्रकार से व्यवस्थित होती है, इन सभी चीजों का उल्लेख आपके केंद्र से संबंधित हो, महान्यायवादी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आपका संसद हो, लोकसभा, ये सारे तथ्यों को हम लोग भाग 5 में देख पाएंगे। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत, जिस संघीय व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग कार्यपालिका, न्यायपालिका, संघीय कार्यपालिका याद रखने को है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का अध्ययन करेंगे। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है, जुडिशियरी बॉडी क्या होते हैं, और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होता है, व्यवस्थापिका, ये सब हम लोगों को देखना है आपकी संघीय व्यवस्था के अंतर्गत। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, और भाग 5 के बाद भाग 6 का अध्ययन करोगे आप। और ये जिस प्रकार से राज्य व्यवस्थापिका की बात होती है, संघीय व्यवस्थापिका की, उसी प्रकार से भाग 6 में
राज्य व्यवस्थापिका का उल्लेख मिलता है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक। अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछ दी जाए कि न्याय जो व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाती है, तो आपने सुन रखा होगा कि आपके सुप्रीम कोर्ट केंद्र का विषय है, लेकिन राज्य में अगर बात करते हैं तो राज्य में हाई कोर्ट होती है। इससे न्यायपालिका भारत में एकीकृत प्रणाली के अंतर्गत काम करता है, और जो पिरामिड होती है उस पिरामिड में सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे आपका सेशन कोर्ट, जिसको आप लोग सत्र न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि भाग 6 में किस चीज का उल्लेख है, तो राज्य व्यवस्थापिका का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत राज्य के समस्त प्रणालियों का आप अध्ययन करेंगे। भाग 7 निश्चित है, निश्चित मतलब ये समाप्त हो चुकी है, और इसमें 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से आपने सुन रखा होगा कि संशोधन नंबर 7 आता है। संशोधन कौन सी संख्या थी, 7, जिसके अंतर्गत पूर्व से जो भारत के 4 प्रकार के राज्य काम कर रहे थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, उन सभी प्रकार के राज्यों को एक सूत्र में बांध दी जाती है और एक विशेष प्रकार के राज्यों की स्थापना होती है। तो ये जिसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 238 में था, यानी 4 विशेष प्रकार के राज्यों का उल्लेख जो थी वो अनुच्छेद 238 में थी। ये भाग 7 समाप्त हो चुका है, निश्चित हो चुकी है। निश्चित होने का अर्थ होता है कि वो पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन आपका उनसे संबंधित जो प्रावधान थे वो समाप्त हुए हैं। तो भाग 7 आप अनुच्छेद 237 का उल्लेख था, राज्यों को 4 विशेष प्रकार में विभाजित किया गया था। भाग 8 काफी महत्वपूर्ण है और इसलिए याद करना चाहिए आपको, क्योंकि भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। आप संघ राज्य क्षेत्रों की बात जब करते हैं आप, तो आपको याद होना चाहिए संघ राज्य क्षेत्र, इसको आप लोग यूटी भी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी। और एट प्रेजेंट भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 ही है। तो आपको याद रखना बिल्कुल आसान हो जाता है कि भाग 8 में किस चीज की उल्लेख की गई है, तो संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों को आप क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी कहते हैं। और इसकी कुल संख्या कितनी है, तो 8 है। एट प्रेजेंट पूर्व में 9 था, आपको बाद में बतलाएंगे कि किस प्रकार से 31 अक्टूबर 2019 से भारत में आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख काम कर रहा है। आपको याद होना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 को एक प्रस्ताव पारित हो गई थी, जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को समाप्त कर देने की घोषणा की गई थी। समाप्त करने की घोषणा नहीं, प्रस्ताव लाया गया था राज्यसभा में, घोषित पूर्ण रूप से आप देखोगे कि 31 अक्टूबर से वो पूर्णतः वहां जो है वो यूनियन टेरिटरी के रूप में काम कर रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे भाग 8 किस चीज से संबंध रखता है, तो संघ राज्य क्षेत्र से संबंध रखता है। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 8 है। और इससे संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद है 239 से 242 तक। आप पीसीएस के एग्जामिनेशन में जाओ, सब इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन में जाओ, आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ दिए जाते हैं कि भारतीय संविधान के वे कौन अनुच्छेद हैं जिन अनुच्छेदों में संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। तो आपको याद रखना होगा कि संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख अनुच्छेद 239 से लेकर के अनुच्छेद 242 तक में मिलती है। किस भाग में मिलती है, तो भाग 8 में। और भाग 9 के बारे में आप सभी को जानते होंगे कि भाग 9 में आपकी बात होती है पंचायत की, और आने वाले दिनों में पंचायत की चुनाव भी संभावित है बिहार में। 20 अप्रैल के बाद शायद अधिसूचना जारी हो जाए। तो भाग 9 पंचायत और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है, आपको याद होगा 243 से लेकर के 243 तक। और आपको मालूम होगा कि पंचायत के अंतर्गत 29 विशेष प्रकार के कार्यों का अधिकार होता है। पंचायत के पास 29 विशेष कार्यों को संपादित करने के अधिकार होती है। इस चीज का भी आपको याद रखना होगा। और भाग 9A, इसको आप 9A या 9 क्लोज ए भी कह सकते हो। इसमें क्या है, इसमें आपको याद रखना होगा नगर पालिकाओं से संबंधित बात की जाती है। नगर पालिकाओं का, नगर पालिकाएं
और इसके लिए अनुच्छेद जो है वो है आपका, अभी पीसीएस में क्वेश्चन पूछ दी गई थी कि पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो आपको याद होना चाहिए अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ। डे बाय डे क्वेश्चन डिफिकल्ट होती जा रही है। आपको याद होना चाहिए कि पूर्व में जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे क्वेश्चन बिल्कुल आसान आता था। अगर पंचायत से बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 243, लेकिन अब क्वेश्चन को डेप्थ करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि नंबर ऑफ एस्पायरेंट की संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो आप प्लीज थोड़ी मेहनत करेंगे तो हम आपको भरोसा दे सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपके पास जो वीडियो उपलब्ध होगा वो सबसे कम समय में सबसे ज्यादा तथ्यों को सबसे सटीक रूप से पहुंचा पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, ना केवल आप वीडियो को देखोगे, नोट्स बनाओगे, अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर करोगे और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। आपसे मेरा निवेदन है कि क्या सारण हिंदुस्तान के पटल पे नहीं स्थापित हो पाता? अभी तक किसी ने प्रयास नहीं की। मैंने सारण श्रेष्ठ इंडिया ग्रेड का नारा ही दिया और ये शायद मेरा मूल मंत्र है काम करने के पीछे। आप देखोगे कि बात करने की कला शायद मेरे पास कम हो, लेकिन तथ्यों को पहुंचाने की कला मेरे पास है। और इसी भरोसे से हम आपको आग्रह करेंगे कि आप इन तथ्यों को देखो और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखो। प्रशंसनात्मक दृष्टिकोण से मेरी वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने दोस्तों से ये कहो कि ढूंढो, सर ने इतने कम समय में अगर भागों को बताने की कोशिश की है तो प्रत्येक भाग से संबंधित कोई ऐसा तथ्य स्लिप ऑफ टंग भी हो पाया, गलती से भी आप तथ्यों को नहीं ढूंढ पाएंगे। यही आपका सारण की श्रेष्ठता को स्थापित करेगा। शेयर करते जाओगे और हम चाहते हैं कि अब आपका शहर सबसे ऊपर, यानी मेरी जो प्रारंभिक दिनों से इच्छा रही है कि नहीं मेरा सारण सबसे अच्छा श्रेष्ठ सारण ग्रेट इंडिया, किस भरोसे पे कि अगर हम मेहनत करते हैं तो आपको भी उसका सुखद परिणाम देखने को मिलना चाहिए। जमकर शेयर करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो मेरा नुकसान नहीं होगा, नुकसान उनका होगा जो अभी तक वीडियो उन लोगों का देखते आ रहे हैं जो शिक्षक नहीं है, किसी दूसरे के कंटेंट को लाते हैं और हम उन तथ्यों को लेकर आएंगे जो आने वाले दिनों में परीक्षाओं में पूछा जाएगा, क्योंकि इन तथ्यों को हमें समझने में और पिछले कई वर्षों के लगातार किए गए परिश्रम का यह परिणाम है कि आज हम आप तक इन तथ्यों को सबसे सरल ढंग से रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मेरा पहला वीडियो है बहुत दिनों के बाद, इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया, लेकिन अब सिलसिलेवार ढंग से हम आप तक पहुंचाएंगे वीडियो को। तो उम्मीद करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स की संख्या बढ़ती चली जानी चाहिए, वायरल होना चाहिए। अब वीडियो अगर मेरी वायरल नहीं होती है तब आप उन तथ्यों को नहीं देख पाएंगे जहां हम आपको पहुंचा पाते हैं। तो ग्रेट इंडिया के पहले श्रेष्ठ इंडिया, और श्रेष्ठ इंडिया में अभी भाग 9A तक की बात किया हमने। भाग 1 से लेकर के भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो आपने देखा है कि अनुच्छेद 243 से 243 जो है पंचायत से संबंधित है, और नगर पालिका से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है आपकी 243 P से लेकर 243 Z G तक। प्लीज इसको याद रखोगे, आपके आने वाले संभावित एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सीधे पूछ दी जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिका संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो भाग 9 क्लोज A में भारतीय संविधान के नगर पालिका संबंधी अनुच्छेद कौन से हैं, तो आपको याद रखना होगा अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 P से अनुच्छेद Z G तक। अब भाग 10 की बात करेंगे हम, तो थोड़ा सा ध्यान दो। भाग